ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत कक्षा के अध्ययन में। आज हमारा तृतीय दिवस है। इसके पूर्वी कक्षा में हमने स्वर और व्यंजनों के विषय में अध्ययन किया और इसके अतिरिक्त और भी अन्य कई विषय हमने पढ़े, जिसमें मैंने आपको व्याकरण शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, उसकी आवश्यकता क्या है, इसके विषय में बताया। इसके अतिरिक्त जो व्याकरण शास्त्र के रचयिता हैं, उनमें जो तीन प्रमुख ऋषि हैं, महर्षि पतंजलि, महर्षि कात्यायन, महर्षि पाणिनि, इनका क्या महत्व है, इसके विषय में हमने जाना। स्वर और व्यंजनों को हमने अलग अलग वर्गों में, अलग अलग विभागों के में पढ़ा। साथ ही आपको कुछ गृह कार्य दिया गया था, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा लिख के लाए, सबने कॉपी बनाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका जो गृह कार्य था वो था मौखिक मौखिक गृह कार्य। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है माइक खोलकर मुझे उत्तर देंगे। उसके पूर्व आपको मैं 1 मिनट का समय देता हूं। आप सभी लोग रिवीजन कर लें जो जो आपको कल पढ़ाया गया था, क्योंकि उसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आपके पास 1 मिनट का समय है पढ़ने के लिए, जब तक मैं चैट देख लेता हूँ। वरुण जी पूछ रहे हैं मुझे कुछ श्लोकों का प्रोनाउंसिएशन पूछना है जी। आप कक्षा के बाद भी पूछ लीजिएगा। हाँ, दीदी ने यहाँ लिख दिया है। गुरु जी चरण स्पर्श जी, सभी को नमस्ते राधा। मैं अब तक होमवर्क भी चेक करता हूँ, कुछ लोग बचे हुए थे जिन्होंने नहीं भेजा था। इतना स्लो का चलता है ये, इतना अच्छा। ये भी नहीं हो रहा अभी। पहले भेजने का प्रयास करेंगे, जब भी लिखित होगा मौखिक तो मैं पूछूंगा। चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने होमवर्क मिला लिया होगा। अब आप सभी से मैं ईमानदारी की अपेक्षा करता हूँ, सभी आप जो भी कॉपी देख रहे हैं वो सब बंद करके रख दें और मैं जिससे पूछूंगा वो उसका उत्तर दें। जी, तैयार हैं आप लोग? एक बार सभी लोग अपना, अगर नॉइज नहीं है तो माइक खोल लें, ताकि या फिर मैं जिसका नाम लेता हूँ उसी से शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले भारती श्री, आपने खोला है माइक, आप ही उत्तर देंगे। तो पहला प्रश्न आपसे है। जी, मैं आशा करता हूँ कॉपी बंद की होगी। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे यह है कि बताइए संस्कृत में स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? जी, आवाज ठीक से नहीं आ रही, आप चाहें तो लिख भी सकती हैं बगल में। क्षमा करें, इंटरनेट पता नहीं क्या हो जाता है, इसको इसी डिवाइस में ही प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी सब में ठीक चल रही है। आवाज आ रही है मेरी? जी, तो भारती जी, आप, आपसे प्रश्न था स्वर कितने होते हैं बताइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है स्नैप जी से। जी, स्नैप राम जी। जी, आवाज सुन पा रहे हैं जी? आपसे प्रश्न है दीर्घ स्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? जी जी, आगे बिना देखे बोलिएगा।
जी 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 जी। ठीक है, तो कुलदीप जी आप बताइए, जो स्नैप जी ने उत्तर दिया क्या वो सही उत्तर था? मेरा प्रश्न था दीर्घ स्वर कितने होते हैं, इन्होंने कहा पांच। अ ई उ री दरी। जी कुलदीप जी। हेलो। शायद उन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। यहाँ पे नीचे मुझे दिख रही है हुसैन। हुसैन जी आप बताइए क्या कुलदीप जी जो स्नैप जी ने उत्तर दिया वो सही था? देखिए मैं अपेक्षा ये करता हूँ कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे तो हम अधिक से जल्द जो है कक्षा पूरी करेंगे। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि आप उत्तर दें तो मैं समझ पाऊँ कि आप जो मैं बता रहा हूँ आपको बुरा है या नहीं, ताकि फिर मैं कक्षा का लेवल जो है धीरे धीरे उस प्रकार से बढ़ाऊंगा। अगर आप उत्तर नहीं देंगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच। जी। स्नोई जी अगर आप माइक खोल सकती हैं तो बोल लीजिए। जी आपसे। जी आपसे मेरा प्रश्न है, आप बताइए कवर्ग में कितने अक्षर होते हैं और कौन कौन से होते हैं? जी मियाँ अभी आज उसको सीख लेंगे जी। अगला प्रश्न लूसीफर जी से आपसे है, आप खोल पाएंगे माइक? अगर आप ऑफिस में नहीं है तो। कुलदीप जी ने खोला, चलिए आप ही बता दीजिए। कुलदीप जी वर्ग कितने होते हैं कुल, और कौन कौन से होते हैं? जी जी। अच्छा धन्यवाद। जी जी जी। तो स्नैप जी आप आपका उत्तर जो है वो थोड़ा गड़बड़ था। हाँ एक मिनट रुक जाइए। जी। हाँ बाकी लोग म्यूट कर लीजिए। लूसीफर जी आपसे प्रश्न है। जी। हाँ हाँ। जी जी तो ओके ठीक है, आप माइक म्यूट कर लीजिए। जी माइक म्यूट कर लीजिए आप, ठीक है। अम्ब का नहीं पता, आप बोल पाएंगे? अम्ब का नहीं पता जी। एडम लिखा है आपके बगल में। चलिए सुनील जी आपसे ही प्रश्न है फिर, आप अगर बोल पाए तो। सुनील जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी। हाँ आपसे वही यही प्रश्न है कि वर्ग कितने होते हैं, कौन कौन से? जी वर्ग कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? हेलो। जी कौन कौन से बता दीजिए एक बार। हाँ जी आ रही है। हाँ जी कौन? वेरी गुड। तो सूत्र है। जी बहुत बढ़िया धन्यवाद, माइक म्यूट कर लीजिए आपका। तो सही उत्तर है आपका, बिल्कुल अति उत्तम, आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया। देखिए अभी तो चल थोड़ी समस्या आ रही है माइक में, क्योंकि फिर इसमें हमारा ज्यादा समय नष्ट हो रहा है। मैं सोच रहा था कि ये सब हम 5 से 10 मिनट में समाप्त कर लेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे आप लोग प्रयास करिएगा कि आप अपना माइक खोलकर बोलें, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं संभाषण भी सम्मिलित करूँ। तो एक प्रकार से ये मेरा टेस्ट भी था कि क्या मैं संभाषण सम्मिलित कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे ये पूरा अंदाजा था कि ये समस्या आने वाली है। खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम प्रयास करेंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है सीखना। तो एक चलिए हम कक्षा आरंभ करते हैं आज की। आज का हमारा जो कक्षा है वो उच्चारण पर है। तो रेडकोला जी एक बार आप जो है बता दीजिए, स्क्रीन दिख रही है मेरी? एक सेकंड तो हम रोटेट कर लेते हैं, कई बार रोटेट में भी समस्या आती है। जी। तो हमने एक बार मैं फटाफट रिवीजन कर देता हूँ। तो हमने पढ़े स्वर, जो कि कुल कितने होते हैं 13, जैसे कि हमारे एक दीदी जी ने उत्तर दिया।
उनको हम तीन भागों में बांटते हैं, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त। ह्रस्व यानी बड़ा, सॉरी क्षमा करें, ह्रस्व यानी छोटा, दीर्घ यानी बड़ा, संयुक्त यानी मिला हुआ। ह्रस्व पांच है, अ ई उ री री। दीर्घ है चार, अ ई उ री। संयुक्त है चार, ए आई ओ औ। इसके अतिरिक्त हमने दूसरी कक्षा में पढ़ा व्यंजन, जिसमें सबसे पहला विभाग हमने किया स्पर्श। स्पर्श को कहते हैं का से लेकर ना तक। फिर हर एक को हमने पांच वर्गों में बांटा, जैसे कि सुनील जी ने उत्तर दिया, पांच वर्ग होते हैं, क वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, ता वर्ग, प वर्ग। हर एक वर्ग में पांच अक्षर होते हैं, क वर्ग में पांच, च वर्ग में पांच, ऐसे करके सभी। तो टोटल स्पर्श कितने होते हैं? 25। फिर आते हैं, हमने पढ़ा यण, जिनको हम अंतस्थ भी कहते हैं। इसमें चार वर्ण होते हैं, य व रा ला। और फिर आता है सल, जिसमें चार वर्ण होते हैं, सा शा शा हा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़े संयुक्त व्यंजन। इसमें वैसे तो सभी संयुक्त हैं, जो भी व्यंजन आपस में मिले हैं वो सभी संयुक्त कहलाते हैं। फिर पांच ऐसे हैं जो प्रमुख रूप से प्रयुक्त करते हैं, तो क्षा, त्रा, ज्ञा, स्रा और ज्ञ। ठीक है। इसके बाद हमने अयोगवाह पढ़े, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग महत्वपूर्ण है। अर्ध विसर्ग के बारे में भी हमने पढ़ा, लेकिन उसका उतना उपयोग नहीं होता, इसलिए हमने उसको यहाँ छोड़ दिया। तो अनुस्वार बिंदी के रूप में लिखा जाता है, विसर्ग दो बिंदी के रूप में लिखा जाता है, और हमने एक पढ़ा तीसरा चिन्ह हलंत, जो कि बाएं से दाएं की ओर अक्षर के नीचे लगाया जाता है। और ये जिस किसी अक्षर में होता है, इसका अर्थ होता है कि वो आधा अक्षर है। अब आप सबको क्या करना है, एक छोटा सा काम देखिए। जब पहली कक्षा हमारी हुई थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि जो व्यंजन है उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं होती है, वो हमेशा स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है। आप सभी को क्या करना है कि जो व्यंजन है, क्योंकि इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, तो इन सभी व्यंजनों में आपको क्या करना है, हलंत लगा देना है सभी व्यंजनों में। ठीक है। क्योंकि ये सभी कैसे हैं, ये आधे हैं, ये पूरे व्यंजन नहीं है, ये सभी कैसे हैं, आधे हैं। तो इस प्रकार से सभी व्यंजनों में आपकी कॉपी में आप सभी जो है हलंत लगा दीजिए सभी व्यंजनों में। ठीक है। क्योंकि वो क्या है, वो स्वयं कुछ नहीं है, वो उनको जब उच्चारण करेंगे तो स्वर की सहायता से करेंगे। इस प्रकार से सभी व्यंजनों में आप हलंत लगा दीजिए, है ना, ताकि वो अशुद्ध ना लिखा जाए। क्योंकि पहली बार हम पढ़ा रहे थे, इसलिए हमने सामान्य रूप से पढ़ा दिया। सही लिखने का सही क्रम क्या है कि सभी व्यंजन में आप हलंत लगा दीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार से इनका सही लेख। चलिए आज हम चलते हैं वर्णोच्चारण शिक्षा। ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ। हम थोड़ा अलग तरीके से वर्णोच्चारण पढ़ेंगे। यहाँ आपको एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अरे गलत, अरे डिलीट करता है, तो मैं नीचे लेके देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये सब आप सभी जानते हैं, ये जो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम जिह्वा कहते हैं, जीव कहते हैं, अंग्रेजी में टंग कहते हैं। आपको क्या करना है, आपका जीव का जो ये अगला, इसको हम कहते हैं जीव का मूल भाग है ना, अग्रभाग जिसको कहते हैं, इस पे ध्यान देना है आप सभी को। ठीक है। क्योंकि मैं वीडियो खोल के दिखा नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं फोटो से प्रयास कर रहा हूँ। तो आपको जीव का ये जो अगला भाग है, इसका ध्यान रखना है कि ये हमारे मुख में जाकर टकरा रहा है। ठीक है। चलिए, तो आप सभी माइक जो है बंद ही रखेंगे, क्योंकि समस्या हो रही है। स्नोई दीदी जी, आपका माइक अच्छा चल रहा था, तो आपसे निवेदन है कि आप माइक खोल लें और आप मेरे साथ दोहराते जाएंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरे साथ सब लोग दोहरा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि आज हमारी उच्चारण की क्लास है, तो हम उच्चारण ही पढ़ रहे हैं। ठीक है। स्नोई दीदी जी, सुन रही हैं आप? हेलो जी। हाँ, तो मैं बोलूंगा, आपको मेरे साथ जी, आपको मेरे साथ दोहराना है, बाकी सब भी दोहराएंगे। और ध्यान क्या रखेंगे कि आपकी जो जीभ का अगला भाग है वो कहाँ टकरा रहा है। ठीक है। चलिए आरंभ करते हैं। सभी बोलेंगे मेरे साथ। का, था, हाँ बोलते चाहिए, गा, घा, ञा। ठीक। एक बार फिर से दोहराएंगे। ठीक है। का, खा, गा, घा, ञा। पांचों एक साथ। जी। हाँ, अब आपसे प्रश्न बताइए, आपकी जीभ का जो अगला भाग है कहीं टकरा रहा है क्या? जी, नहीं टकरा रहा, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है आप, हाँ जी, अब इसको मैं आपको लाइव करके दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, आप अपना जो दाहिना हाथ है, इसको हल्का सा, जो हमारा गला नहीं होता, गला जैसे गले के ऊपर एक ऐसे उठा रहता है, वो गोल गोल सा गुठली टाइप का नहीं होता, मोती टाइप का, उस पे हाथ रखिए, है ना, अपने।
हाँ, गले पे हाथ रखना है, दाएं हाथ को या बाएं हाथ को जो भी। ऐसे जोर से दबा नहीं देना, ठीक है। हल्के से रखना है। और अब बोलना है आपको कवर्ग, ठीक है। तो अब आप गले पे हल्का सा हाथ रखिए, अपनी 3 4 उंगली को रखिए और अब बोलिए मेरे साथ में। तो का, बोलते जाइए। का। हाँ। का। खा। का। घ। जी बोलिए। जी। तो आप लोगों को कुछ एहसास हुआ यहाँ पर, जहां आपने हाथ रखा हुआ है वहां कुछ एहसास हो रहा है? एक बार हम चारों अक्षर या पांचों अक्षर एक साथ बोलते हैं, ठीक है। पहले मैं बोलूंगा, आप दोहराइएगा। क, ख, ग, घ, ज्ञ। बोलिए। हाथ वहीं रखे रहिएगा। मेरी बंद है। जी, सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ, कुछ असर हुआ यहाँ पे, गले के यहाँ असर हुआ आपको? जी। तो इसका मतलब क्या, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? ये जो का है, का वर्ग है, इसका उच्चारण हम कहाँ से कर रहे हैं? कंठ से, क्योंकि गले गले से कर रहे हैं ना, गले में वाइब्रेशन हो रहा है। तो हमारी जो वायु है वो कहाँ से आ रही, टकरा के पहली कक्षा में हमने पढ़ा था, वो कहाँ से आ रही वायु? कंठ से। यानी कि जो का वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है? कंठ है, ठीक है। तो इसके कवर्ग के सामने, या आप जैसा भी लिखना चाहें वैसा लिख लीजिए, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ हो। जी बता दीजिए। ड्रैकुला जी, आप भी माइक खोल लीजिए अगर खोल सकते हैं तो। आप भी यस नो कर दें ताकि मुझे लगे कि मैं जो बता रहा हूँ वो आप तक पहुंच रहा है। जी, चलिए अब। हाँ, तो पहला कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? जी हाँ, इंटरनेट की समस्या हो रही है, इसको ही लगता है। चलिए। चा। फिर से बोलिए, चा। अच्छा। झा। झ। ञ। ठीक है। अब पांचों अक्षर एक साथ बोलेंगे, ठीक है। पहले मैं बोलूंगा, आप लोग दोहराइएगा। थोड़ा सा फास्ट रखेंगे, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है जीभ का जो अगला भाग है वो कहाँ टकरा रहा है, ठीक है। चलिए। च, छ, ज, झ, ञ। बोले। ञ। जी। तो आया, कहीं टकरा रहा है कहीं पे? बता सकते आप? बोल, अरे यार, क्यों मतलब? क्या समस्या है इसकी? चलिए, आगे आगे। हाँ जी। टकरा रहा है कहीं पर? का माइक। जी।
किसी का माइक खुला था। चलिए एक काम करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर थोड़ा कम करता हूँ। आप लोगों के पास कॉपी में लिखा ही है, ठीक है, जहां जहां, जैसे इसके बिना काम भी नहीं चलेगा। चलिए मैं प्रयास करता हूँ फिर भी, ठीक है। तो जो हमारी जो जीभ का अगला भाग है, अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, तो हमारे जो दांत है ना, ऊपर वाले दांत, उसके थोड़ा सा पीछे जाके टकराता है, राइट। टकरा रहा है पीछे। एक बार सब, हाँ एक बार सभी लोग बोल रहे हैं, एक बार फिर से बोलेंगे, ठीक है, दोबारा दोहराएंगे। चा, छ, जा, झा। बोले, चार ही बोले। हाँ। हाँ, तो जो हमारे ऊपर वाले दांत है उसके पीछे जाके टकराता है ना। जी, तो वो जो ऊपर टकरा रहा है, वो जो स्थान है, ठीक है, उस स्थान को हम कहते हैं तालु। क्या कहते हैं उसको? तालु, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो चवर्ग है, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा? तालु। तालु कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से थोड़ा सा फास्ट करते हैं, है ना, क्योंकि इंटरनेट बस समस्या कर रहा है। अगला हमारा है टवर्ग है। अब टवर्ग में आपको ध्यान रखना है कि कहाँ टकरा रहा है, जीव का अगला भाग। तो सभी बोलेंगे, ट, ठ, ड, ढ, ण। ट, ठ, ठ, जी, कहाँ टकराता है बताइए। हाँ, ऊपर जो खाली स्थान है ना हमारा, ऊपर की तरफ, यानी जहाँ अभी चवर्ग, चवर्ग में जहाँ, चवर्ग में जहाँ टकरा रहा था उससे भी ऊपर टकरा रहा है, राइट, है ना। तो वो जो स्थान है जहां पर जीभ, जीभ टकरा रही है टवर्ग बोलने में, उसको हम कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं उसको? मूर्धा कहते हैं उसको, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ऊपर है, मूर्धा। तो इस प्रकार से क्या हुआ हमारा कि कवर्ग जो है उसका स्थान हो गया कंठ, क्योंकि कंठ से बोला जा रहा है, यानी हमारे अंदर की जो वायु, यानी आकाश के साथ मिलकर आती है, और जब हमारा मन बोलने की इच्छा करता है तो जो वायु टकराती है, कवर्ग में कंठ से टकरा रही है, चवर्ग में तालु से टकरा रही है, टवर्ग में मूर्धा से टकरा रही है। अब हम तवर्ग बोलते हैं। तवर्ग में ध्यान रखिएगा, ठीक है, जीभ कहाँ टकराती है। बोलेंगे एक बार, सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। त, थ, द, ध, न। बोले। ठीक है, तो कहाँ टकरा रही है बता सकते हैं? हाँ, नीचे वाले दांत में जो है, नीचे वाला दांत, वहां टकरा रही, राइट, है ना। टकराना नीचे वाला, एक बार फिर से बोल के देखें, देखो, जबरदस्ती नहीं करना है ना, नहीं तो तुम पता चला कि ऊपर लेके चले जाओ, ओ सर हमारी तो ऊपर टकरा, ऐसा नहीं, जो नेचुरल टकराती है वैसा टकराना है, ठीक है। चलिए, ता, था, द, धा, ना, ऐसे बोलिए एक बार। हाँ, ना, ठीक है। तो कहाँ से टकरा रही है? दांत से टकरा रही है, नीचे वाले दांत से, ठीक है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा? दांत। दांत को संस्कृत में कहते हैं दंत, ठीक है। अच्छा एक काम करिए, मैंने ना दूसरे डिवाइस में भी ये खोल के रख लिया है, तो आप लोग विद्यार्थी चैट में जो नहीं बोल पा रहे हैं वो लिख भी सकते हैं कि कहाँ टकरा रही है, ठीक है। तो मैं देखते भी जाऊंगा यहीं से, ताकि थोड़ा जल्दी हो जाए। तो ये दंत है ना, तो यानी तवर का उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा? दंत हो गया। उसके बाद हमारा अंतिम बचा है पवर्ग। ये जो पवर्ग है, ये जो हमारी महिलाएं होती हैं, हमारी जो दीदियां यहाँ पर हैं, उनके लिए बहुत काम का है, ठीक है। वो क्यों है बताऊंगा, पहले इसका उच्चारण स्थान देखते हैं। सभी लोग बोलेंगे, ठीक है। प, ह, ब, भ, म। जी, ब, हाँ, कहाँ तक, कहाँ से कहाँ हो रहा है बताइए, इसका कहाँ से आपको बोला जा रहा है कुछ एहसास हो रहा है? एक बार फिर से फटाफट बोलते हैं, नेचुरली, पा, फा, बा, भा, म। जी, होंठ हिल रहे हैं, हाँ, ये भी।
जी जी, होंठ हिल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? ओष्ठ हो गया, राइट। हो गया ना। संस्कृत में होंठ को कहते हैं ओष्ठ। तो अब ये दीदियों के लिए क्यों काम का है? क्योंकि आप क्या करेंगे, दोनों ऐसे होंठों पे लिपस्टिक लगाइए, तो आपको उसको मिलाने की जरूरत नहीं, आप बस केवल पवर का उच्चारण करिए, आपकी लिपस्टिक जो है लग जाएगी दोनों तरफ। ठीक है। ये इसलिए ये दीदियों के लिए बड़ा काम का है पवर्ग। तो पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया हमारा? ओष्ठ हो गया, राइट। तो ये इस प्रकार से हमारे 5 जो वर्ग हैं, इनका उच्चारण स्थान कवर का कंठ, चवर का तालु, तवर का मूर्धा, तवर का दंत, पवर का होष्ठ है। अब आते हैं हमारे यण, सल और संयुक्त व्यंजन, इनको हम आगे देखेंगे। उसके पहले अब हमारे स्वर बचे हुए हैं, राइट। अब कि स्वर का कहाँ जाएंगे भाई? तो स्वर के लिए देखिए क्या है, स्वर का थोड़ा सा अलग अलग भिन्न भिन्न उच्चारण स्थान है। ठीक है, तो इसके लिए हमको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा मैं लघु कौमुदी से भी इंट्रोडक्शन चाह रहा था। ठीक है, चूंकि हम इनका उच्चारण स्थान वहीं से लेंगे, और उच्चारण स्थान के अंदर 3-4 चीजें हैं, इसमें प्रयत्न भी आते हैं। तो एक बार हम लघु सिद्धांत कौमुदी से थोड़ा परिचय प्राप्त करते हैं, ठीक है, ताकि फिर आपको मैं बताऊंगा। ये 5 का तो आपको समझ में आ गया। मैं सरल से कठिन की ओर चल रहा हूँ, नहीं तो मैं आरंभ तो यहीं से कर सकता था, लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ से आरंभ किया। ठीक है, तो अब देखिए लघु सिद्धांत कौमुदी क्या है, इसको थोड़ा समझिए, लेकिन उसके पूर्व ये समझ लेते हैं जरा। मैंने डाउनलोड करके रखा था। देखिए ये क्या है, ये सारे हमारे उच्चारण स्थान हैं। मैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से, जो दंत है नीचे वाले दंत, यहाँ से क्या होता है देखिए, तवर्ग का, ये दिख रहा है आपको तवर्ग, ठीक है। और मोस्ट जो है वहां से पवर्ग होता है। फिर हमारा जो कंठ है वहां से कवर्ग होता है। और जो मूर्धन्य है वहां से मूर्धा जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर है, देखिए ऊपर यहाँ पे जो स्थान होता है ना, यहाँ ये मूर्धा है। और तालु उसके थोड़ा सा आगे इधर कहीं हमारी तालु, जहाँ से चवर्ग बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, 5 के पास। अच्छा, अब हम आते हैं लघु कौमुदी पर। तो लघु कौमुदी क्या है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, ग्रंथ का नाम है लघु सिद्धांत अरे यार ये बड़ा हो गया भाई, मैंने जूम कर दिया थोड़ा सा। तो ग्रंथ का नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, इसके जो लेखक हैं या प्रणेता हम कहें, वो हैं वरद राजाचार्य। ठीक है, ये संस्कृत व्याकरण पढ़ने वाले छात्रों के लिए बहुत ही सुगम और सरल ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो वरद राजाचार्य हैं, वरद राजाचार्य, ठीक है, राजाचार्य, अरे हाँ, तो वरद राजाचार्य जो हैं, इन्होंने बहुत ही सरल विधि से जो महाभाष्य है, जो अष्टाध्यायी है ना, अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है, उसको सरल करके बहुत ही सरल व्याख्या में लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। अष्टाध्यायी में क्या है, उसमें जो सूत्रों का क्रम है वो बहुत अलग तरीके से चलता है। अष्टाध्यायी का सिस्टम ये है कि अष्टाध्यायी को पहले आपको याद करना पड़ता है पूरा, उसके बाद आपको सूत्रों की व्याख्या की जाती है। महाभाष्य में भी सूत्रों की व्याख्या किस क्रम में है? अष्टाध्यायी क्रम में। लेकिन इन्होंने यहाँ छात्रों के बोध के लिए, छात्र सरलता से समझ सकें, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। अब इन्होंने किया क्या है कि जो सही क्रम होना चाहिए बच्चों को समझने के लिए, उसको इन्होंने क्रम से जमा दिया, उसमें कुछ अपनी व्याख्याएं भी दी, कुछ महा अष्टाध्यायी के सूत्रों पर अपना जो है उनको समझ में आया, उन्होंने भाष्य लिखा। लेकिन सूत्र सारे अष्टाध्यायी के ही हैं, ठीक है। वहीं पर एक स्थान आता है जहां पर हम पढ़ते हैं इसको उच्चारण स्थान। तो वहां वहीं से मैं कुछ सूत्र आपको बताऊंगा जहां से आप उच्चारण को समझेंगे, ठीक है। बाकी लघु सिद्धांत कौमुदी का जो और जिसमें हम प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, वो हम आने वाली कक्षाओं में सीखेंगे। अभी मैं प्रत्याहार पे नहीं जा रहा हूँ, वहां आपको मैं लघु सिद्धांत कौमुदी ही खोल के दिखाऊंगा। लेकिन पहला जो सूत्र है, उसका पहला सूत्र आप लोग लिखना आरंभ करें। अकुह अकुह विसर्जित विसर्जनीयानाम विसर्जनीया नाम कंठ। ठीक है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, इसको ये सूत्र है पहला। मतलब पहला नहीं है, मतलब ये उच्चारण से संबंधित सूत्र है। उसमें तो और भी कई सूत्र है, ठीक है। पहला पहला तो नहीं कह सकते, लेकिन ये उच्चारण से संबंधित पहला सूत्र है। क्या है?
अकुह विसर्जनीयानाम कंठा। अब मैं सूत्र आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आप ये सूत्र याद कर लेंगे तो आपको उच्चारण में समस्या नहीं। और देखिए सबसे अच्छा तरीका ये है उच्चारण को याद करने का कि आपसे किसी ने पूछा कि बताओ भैया फलाने अक्षर का उच्चारण स्थान क्या है, आप बोल के देख लो ना, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि हाँ इसका उच्चारण स्थान ये है। ठीक है, चलिए। तो इस वाले सूत्र का अर्थ क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, सरलता से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें इसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, इन सूत्रों में सबसे पहला देखिए क्या दिख रहा है आपको, अ दिख रहा है आ। तो जो आ है, अब आ से मतलब है चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, इसके अतिरिक्त एक और आ होता है, वो प्लुत आ होता है, वो हम आपको आगे वाली कक्षाओं में पढ़ाएंगे। हम सोच रहे हैं कि एक साथ इकट्ठा ज्ञान नहीं दें, धीरे धीरे चले। तो आ जो है वो चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, वो कु, यहाँ पर देखिए लिखा है कु। कु का मतलब क्या है, देखिए कु जो है वो एक सूत्रीकरण है। अष्टाध्यायी में महर्षि पाणिनि जी ने सभी वर्गों को ऐसे लिख दिया। कु का मतलब क्या हो गया, कवर्ग। चू, चू का मतलब चवर्ग। टू, टू का मतलब टवर्ग। टू का मतलब तवर्ग। पू का मतलब पवर्ग। तो वहां पर जो सूत्र है वहां पर कु चू टू टू पू एते उदिता है ना, ऐसे उदित करके एक सूत्र वहां पर आता है। तो पू चू टू टू पू ये संज्ञा है। महर्षि देखो, महर्षि पांडे जी क्या करते हैं, हर एक चीज का नाम रख देते हैं, ये फलानी संज्ञा, ये ठिकानी संज्ञा। वैसे कु का मतलब क्या हो गया, कवर्ग। अब कवर्ग मतलब क्या है, 5 अक्षर हैं। कौन कौन से हैं, अभी आपको याद हो गए हैं, नहीं हुए हैं तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो काम गड़बड़ है। का खा गा घा और पांचवा अक्षर है ज्ञा। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, पंचम अक्षर को इसका थोड़ा अलग उच्चारण कीजिए। फिर है देखिए हा। तो हा क्या है, कौन सा किसमें आता है, ये सल में आता है, सल का आखिरी अक्षर है हा। राइट, सा शा शा हा। फिर है विसर्जनीयानाम। यानाम ये बहुवचन में है, विसर्जनीया तो विसर्ज का मतलब क्या हो गया, विसर्ग। ये जो विसर्ग है ना, कल आपको बताया था, ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण किस प्रकार होता है, हा के समान। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर हा पूरा नहीं होगा, क्या होगा, हलंत हा के समान। तो यानी कि आ, आ कौन सा स्वर हो गया, चाहे वो दीर्घ हो चाहे ह्रस्व हो, कवर्ग। और कवर्ग के साथ क्या हो गया, सल। सॉरी, कवर्ग के बाद हा आ गया हा। सॉरी, यहाँ पे मुझे एक इसको बता के थोड़ा ठीक से लिखना पड़ेगा। हाँ, कवर्ग। कवर्ग प्लस क्या है हा, और हा के साथ यहाँ पर प्लस क्या है, विसर्ग। इसका उच्चारण किसके समान होता है, आधे हा के समान। तो ये कितने, एक दो पांच सात, एक आठ और एक समझ लीजिए विसर्ग को मान लो, शब्द अक्षर मान लें तो 9। वैसे विसर्ग अक्षर नहीं होता, इसलिए 8 अक्षर प्लस विसर्ग। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा। ये सभी कहाँ से बोले जाएंगे, कंठ से। अभी हमने प्रयोग करके भी देखा कि क ख ग। आप फिर से एक बार रख लीजिए अपना हाथ हल्के हाथ से अपने गले गले के पास और बोलिए क ख ग घ। और अब क्या क्या जोड़ना है उसमें, हा। हा बोलेंगे तो वहीं से बोला जाए, है ना, इसे बोलिए राम। राम, तो विसर्ग जो है वो कहाँ से आएगा, जैसे हम लिखते हैं ना राम, राम में हम विसर्ग लगाते हैं इस प्रकार से, तो अंतिम जो विसर्ग है उसका उच्चारण कहाँ से होगा, गले से होगा। फिर आप बोल के देखिए अ आ आ आ, है ना, ह्रस्व आ। लग रहा है आपको कंठ में एहसास हो रहा होगा। तो इस प्रकार से जितने भी ये हैं, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, कवर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ठीक है, अको विसर्जनीय नाम कंठा, ये सूत्र है, ये लिख लीजिए, आपको याद रहेगा तो आप बता पाएंगे फटाक से। अको विसर्जनीय नाम कंठा, आ का हु यानी कवर्ग, हा यानी हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। फिर है दूसरा, दूसरा स्थान क्या है, चालू है। कंठ सबसे पहला, कंठ पे क्या है, चालू। चवर का उच्चारण स्थान क्या है, चालू। तो उसमें आता है एक सेकंड में याद कर लूं, मैं भूल गया, एक मिनट देख के बताता हूँ, रुकिए, है ना। तो मैं तो बात बात करने में सूत्र भूल गया हूँ। क्या है? इच्छु, हाँ, आ गया। अगला सूत्र लिखिए, इचु, ईचु, यशानाम। यशा, यशा, अरे भाई क्या लिखा रहा है, इचु यशानाम। इचु यशानाम तालु, हमारा अगला सूत्र है, ठीक है। इचु यशानाम तालु। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब सिंपल सी व्याख्या है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पर ई है, तो ई से मतलब है ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ये दोनों, ह्रस्व ई या दीर्घ ई दोनों ही। ठीक है, प्लस क्या हो गया, चू। चू का मतलब हो गया चवर्ग। चवर्ग में 5 अक्षर, चा, छ, जा,
झा और या। ठीक है। और देखिए हर एक वर्ग का जो पांचवा लेटर है इसको ध्यान रखिएगा, इसका थोड़ा अलग उच्चारण भी होता है। फिर है या कहाँ पर आता है? यण में। यण का पहला अक्षर या। फिर है देखिए सा। याद आया आपको? शा। कल हमने एक श्लोक पढ़ा था, यद्यपि बहुनादि से तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनो स्वजनो माँ भूत सत्कृतम सत्कृतम। ठीक है। तो इस प्रकार से वहां पे सा का ही खेल था पूरा, कि अगर सा है तो अलग अर्थ होगा, सा है तो अलग अर्थ होगा। तो यहाँ पर पहली बार यहाँ पर एक सा आया है, इसको ध्यान से समझिए। तो ये जो सा है जिसको हम बेसिकली, आप हमारी भाषा में हम शक्कर वाला सा कह देते हैं या सीटी वाला सा कह देते हैं। एक बार इसको बोल के देखिए, इसको कैसे बोलते हैं ध्यान से समझिए। पहले हम इन सभी का अभ्यास करते हैं, एक बार बोलते हैं सभी लोग, है ना। माइक भले ही बंद रहने दीजिए लेकिन आप बोल के देखिए, क्योंकि उच्चारण सही करना है। ठीक है, उच्चारण गलत होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मैंने आपको कल बोला भी था कि कथा सुनाऊंगा, तो इसको समाप्त करके आपको एक कथा भी सुनाऊंगा। ठीक है, चलिए। तो एक बार बोलेंगे सभी लोग, ई चा छा जा झा न्या या। ठीक है, इन सभी अक्षरों में आपकी जीभ जो है कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ, वहीं जहां पे तालु है ना, अभी दिखाया आपको तालु, वहां पर जा रही है, राइट। एक बार मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, आप लोग बोलिए। लेकिन जीभ को जबरदस्ती इधर उधर नहीं ले जाना, नहीं तो आप जीभ नीचे रख लो और बोलो कि सर हमारे तो नीचे से बोला जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए फिर से करते हैं। मैं धीरे धीरे बोलूंगा। ई ई चा छा जा झा या या। अब जहां पे जीभ टकरा रही वहीं से बोलिए, शा शा। जीभ को ऊपर तालू पे लेके जाइए और बोलिए शा शा। आपको अंतर समझ में आएगा। शा। आप थोड़ा सा इसका टेस्ट करने के लिए अपनी हथेली को जो है अपने मुंह के सामने रखिए और फिर बोलिए शा शा। आप देखिए हल्की सी हवा जो है बाहर की तरफ निकलेगी, हल्की सी, बिल्कुल बहुत हल्की सी। आप हथेली को अपने बिल्कुल नाक के और मुंह के पास ले जाइए और फिर बोलिए, जीभ को कहाँ ले जाना? तालू के ऊपर, शा शा। ठीक है, ये इसका उच्चारण स्थान है। इसका ई का, चू यानी चवर का, या यानी या का, और शा यानी शा का। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है हमारा? तालु। ठीक है, ये हमारा दूसरा सूत्र है। अब तीसरे सूत्र पे चलते हैं। तीसरा सूत्र क्या है हमारा? मूर्धा। पहला कंठ, दूसरा तालु। अब आइए मूर्धा पे। इसका मूर्धा का है ऋतु, री टू रसा राम राम मूर्धा। ऋतु रसायन बुधम। ठीक है, इसका अर्थ वही सिंपल लॉजिक चल रहा है हमारा। पहले एक सूत्र से आप समझ गए होंगे। सबसे पहला अक्षर क्या है? देखिए री। तो री का मतलब क्या हो गया? दोनों री, ह्रस्व भी और दीर्घ भी, ये दोनों री आ गए। टू का मतलब क्या हो गया? टवर्ग। टवर्ग में टा ठा। जब मैं लिखता हूं तो आप लोग बोलते भी जाइए साथ में, टा ठा डा ढा णा। और फिर क्या देखिए यहाँ पर, सॉरी, अक्षर, अगला अक्षर है र, और फिर है हमारा श। राइट, तो ये इतने अक्षर है ना, रसायन। इनका उच्चारण क्या है हमारा? मूर्धा। ये सभी कहाँ से बोले जाएंगे? मूर्धा से। एक बार हम बोलने का अभ्यास करते हैं ताकि आपको अंतर पता चले। ठीक है, बोलते हैं री री। इसको कई लोग रू भी बोलते हैं, मैंने बताया था। तो जैसा आप बोलना चाहें, लेकिन हमारी जीभ कहाँ जानी चाहिए? मूर्धा पर, है ना। अभी आपने अभ्यास किया था सबने। अगर बोलिए री री टा। अब देखिए टा बोलेंगे तो आपकी जीभ ऑटोमेटिक मूर्धा पे जाएगी, बिल्कुल फ्री फ्लो चलने दीजिए। टा ठा डा धा ना रा टा। ठीक है, री री टा था डा धा णा रा सा। अब इस वाले सा को बोलने का अभ्यास कीजिए। जीभ को कहाँ लेके जाना है? मूर्धा पर। सभी लोगों को अभ्यास करना है, क्योंकि उच्चारण गलत तो अर्थ गलत। ठीक है, कल बताया था आपको, है ना। स्वजनो स्वजनो माँ भूत। स्वजन जो है हमारे जन क्या बन जाएंगे? स्वजन बन जाएंगे, यानी कुत्ता बन जाएंगे। कल गलत उच्चारण करोगे तो उच्चारण सही करना है, संस्कृत का मतलब ये है। तो ये जो सा है वो कहाँ से बोला जाएगा? जब हमारी जीभ जहां पर टा में टकरा रही है वहीं टकराना चाहिए। एक बार बोल के देखिए, सा सा। ठीक है, अब एक बार क्या करते हैं, हम दोनों से का अभ्यास करते हैं जो अभी हमने सीखा। एक हमने सीखा ये वाला, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु।
और इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अच्छा, आज से हम लोग शक्कर वाला सा बोलते हैं या सीटी वाला सा बोलते हैं, कई जगह इसको षटकोण वाला सा बोलते हैं। आज से ये नहीं बोलना, आज से हमको क्या बोलना है? इस वाले सा को हम क्या बोलेंगे? चूंकि तालु से बोला जाता है इसलिए कौन सा सा है? तालव्य सा है। ये आज से क्या है इसका नाम? इसकी संज्ञा, नाम यानी तो संज्ञा यानी नाम। किसी चीज का भी कोई नाम हो उसको संज्ञा कहते हैं, इसकी संज्ञा क्या है? तालव्य सा। और ये वाला जो सा है, क्योंकि ये मूर्धा से बोला जा रहा है इसलिए इसका इसका असली नाम क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा। क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा। तो आपको इन दोनों का अभ्यास करना है। एक बार पहले इसका करते हैं, नीचे वाले का। इसका तालु में जीभ लेके जाइए, शा। और आप इसको बोलिए, दोनों में अंतर समझिए। अब इसमें जीभ कहाँ जाएगी? ऊपर वाले में हमारी जीभ कहाँ जाएगी? मूर्धा पे। शा, 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 शा। समझ में आ रहा है अंतर? ठीक है। कहाँ से बोला जा रहा है? ये तालु से, ये सा से। एकदम धीरे धीरे बोल के देखिए सभी लोग साथ में, ठीक है। और यहाँ पे चैट में लिखिए कि आपको अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बोलेंगे क्योंकि उच्चारण से होनी चाहिए। शा तालु पर, शा मूर्धा पर। तालु पर शा, मूर्धा पर शा, 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 शा। अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं बताइए एक बार, ताकि मैं समझूं कि आपको वाकई में ये जो उच्चारण है आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। एक बार आप लोग लिख दीजिए यहाँ पर कि भाई साहब ये चल भी मेरा मैसेज नहीं आ रहा है। हाँ, आ रहा है, आ रहा है। आप लोग शायद लिख नहीं रहे हैं क्या? मुझे नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, लिखना आप आरंभ हुआ है। हाँ, तो दोनों सा में आई थिंक अंतर आपको समझ में आया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो। अपु हो विसर्जिया नाम कंठा, आ, दोनों आ का वर्ग, हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान है कंठ। ई च वर्ग और या सा का उच्चारण स्थान है तालु। री ट वर्ग, रा और सा का उच्चारण स्थान है मूर्धा, ठीक है। ये मैंने मूर्धा लिखा, अच्छा ये हाँ, मूर्धा, ठीक है। अब आते हैं अगले अंतिम वाले पे, ठीक है। अंतिम वाला क्या था हमारा? तो इससे लिखते हैं इस वाले से। अंतिम है। अरे भाई क्या हो गया? नंबर नंबर। अंतिम है हमारा ली टू लशा नाम। इसको एक साथ लिखना है, मैंने अलग अलग लिखा। जसु लृतु लशा नाम दंता, ठीक है। तो अब क्या बचा? अंतिम हमारा है लृ। तो लृ आपको पता चला कौन सा अक्षर है? ह्रस्व है, ये केवल ह्रस्व ही होता है, लृतु। तो लृ तू का मतलब हो गया तवर्ग। तवर्ग में ता, था, दा, धा और ना, राइट। ये पांच अक्षर आ गए। फिर है ला। ला कहाँ का आ गया? इसका सल यारा लवा यण का, ठीक है। और शा, सा कौन सा वाला? ये वाला सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंताहा। दांत से बोले जाते हैं ये सभी। कहाँ से बोले जाते हैं? दांत से। अभी हमने तवर्ग बोला था, राइट। एक बार हम बोल के देखते हैं। बोलिए, देखिए जीभ कहाँ तक लाएगी? नीचे वाले दांतों में। ता था दा धा ना, राइट। ता था दा धा ना। बोलिए ल, सा। अब जीभ को नीचे दांतों में रखिए, सा, सा, सा। और लृ, लृ। लृ में जीभ नीचे रहेगी दांतों में, क्योंकि ला है। ला और लृ, इसलिए इनका उच्चारण स्थान एक जैसा हो गया। तवर्ग में दंत है और सा भी कहाँ से बोला जाएगा? दांत से। एक बार बोल के देखिए ये वाला। पहले तवर्ग बोलेंगे, ता, चा, दा, धा, ना, सा, राइट। तो इस प्रकार से इनका जो है क्या हो जाएगा? उच्चारण स्थान हो गया दंत। अब एक बार हम तीनों सा का अभ्यास करेंगे ताकि आपको अंतर समझ में आए। स, करो भाई, वापस चलो। अगला था सा और अंतिम हमारा है स। इन तीनों का अंतर आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल आपने पढ़ा था स्वजन, है ना। मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ। स्वजन, एक अपने जन है, एक कुत्ता है। सक,
उल्टा लिख दिया मैंने। अरे मिर्चा भी। हाँ, क्या है? शकृत। दूसरा क्या है? शकृत। एक सकल है और एक जो है क्या है, मल है। तो एक बार दूरी कर, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। और इसका उच्चारण स्थान क्या है? दंत। थोड़ा फास्ट लिखा हूँ, राइटिंग गड़बड़ाएगी। ठीक है, चलिए बोलते हैं। सबसे पहले जीव को तालु में लेके जाइए, शा। मूर्धा में लेके जाइए, शा। इसको दंत में लेके जाइए, सा। अब जीभ को पास, हथेली को पास में रखिए और बोलिए तालु में, शा, शा, सा, शा, शा, शा। समझ में आया आपको? तो इन तीनों का जो उच्चारण स्थान है वो इस प्रकार से अलग अलग है। अगर गलत उच्चारण करेंगे, अगर आप सकृत पढ़ेंगे, सकृत, तो सही कर रहे हैं। लेकिन आपने अगर उसको सकृत पढ़ दिया, इस वाले सकृत को, तो क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। आपने अगर बोला स्वजन, यानी इसमें कौन सा वाला सा है? देखिए आधा जो है कौन सा वाला सा है? ये दंती सा है। तो अगर स्वजन दांत से बोलते हैं तो आप बोल रहे हैं कि तुम हमारे लोग हो। लेकिन आपने अगर तालू से उच्चारण कर दिया, स्वजन है, स्वजन, तो क्या है मतलब? होता है। इतना सा अंतर है, देखिए। इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए उच्चारण के समय। उसी प्रकार से हम कई लोग बोलते हैं शांति, शांति। शांति शब्द है, क्या है वो? शांति। तालव्य शन है ना। सुनील यहाँ पे लिख रहे हैं, तो सुनील में क्या है? कौन सा वाला सा है? दंती सा। सुनील बोलेंगे, सुनील नहीं बोलेंगे। इस प्रकार से गुरु जी तीनों का एक एक एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, मैं वही प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए, सा के तो ज्यादातर नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ। जैसे हम बोलते हैं विषय, ठीक है? तो विषय में क्या है देखिए, शा। कौन सा वाला है? ये मूर्धन्य सा। विषय, सही उच्चारण क्या है? विषय। उसी तरह से शा है। याद करिए, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, सर करा। याद आया क्यों लिखवाया था? उच्चारण करिए उसका, सर करा। सही उच्चारण क्या होगा? सर करा। ठीक है। और उसी तरह से इस वाला दंती वाला सा, तो आप ही का नाम है सुनील। दंत में सॉरी, मैं उल्टा लिख रहा हूँ इसको, तो ला पहले लिख दिया मैंने। हाँ, तो क्या होगा? नी। सुनील। राइट। तो यहाँ पे दंती सा है, यहाँ पे मूर्धन्य सा है, और यहाँ पर तालव्य सा है। तो इस प्रकार से सही उच्चारण करना है। इसको मूर्धा से बोलेंगे, जैसे इस सा से जो है शांति। एक मंत्र होता है वेद में, देवहु शांति, अंतरिक्ष शांति, शांति। वहां पे कई लोगों को मैंने देखा शांति शांति बोलते रहते, दंत से बोलते रहते, जबकि कहाँ से बोलना चाहिए? तालव्य से, शांति। ठीक है। इस प्रकार से इन तीनों सा का उच्चारण। इसके अतिरिक्त और भी हैं। अब आप सभी से मेरा प्रश्न है, ठीक है? अब मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना ध्यान से सुन रहे थे। अब इतने सारे अक्षर हमारे हो गए, राइट? अब आप बताइए बच क्या क्या गया? इन सारे अक्षरों में कौन कौन से अक्षर बच गए हैं? क्योंकि उनका उच्चारण भी जानना है। हाँ जी, लिखना आरंभ करें। या कोई बोलना चाहे तो माइक खोल के बोल सकते हैं। क्या क्या बच गया? मैं आशा करता हूँ कि आप तीन समझ गए होंगे। जी। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही, क्षमा करें जी। हाँ, हाँ, यानी पू, यानी पवर्ग रह गया, राइट? हाँ, पवर्ग रह गया ना, पवर्ग अभी बचा हुआ है, पवर्ग। लेकिन उसका बताया ओष्ठ। हाँ, वेरी गुड। और क्या बचा है बताइए? हाँ, छत्र। हाँ, ये तो आपसे बनेंगे छत्र क्या। हाँ, वेरी गुड। और क्या बचा है? पवर्ग बचा है। हाँ, पा फा है ना। और क्या बचा है? ऊ। हाँ, वेरी गुड। ये आप जो भी बोल रहे हैं बहुत गुड। हाँ, ऊ चाहे दीर्घ ऊ चाहे, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं आप। और बताइए। हाँ, जा सा छत्र क्या, इसका तो मैं बताऊंगा। इसका तो आप खुद ही बनाओगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि पढ़ रहे हैं तो अब हम धीरे धीरे खुद सीखेंगे। और क्या बचा है? या रा ला वाह में से कुछ बचा है क्या? क्या बचा है बताइए? वाह बचा है ना? या तो हो गया, रा भी हो गया, ला भी हो गया, बचा वाह। पवर्ग बचा है, ऊ बचा है, और वाह बचा है, राइट? हाँ, इसके अलावा स्वर में से देखो, स्वर में क्या बचा हुआ है एक बार? स्वर में कुछ बचा है क्या? क्या बचा है? ए, आई, हाँ, वेरी गुड।
वो दोनों बच्चे हुए राइट, ये चारों बच्चे हैं। बहुत बढ़िया, चलो मतलब आप लोग ध्यान ध्यान से सुन रहे हैं, बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई जानकर। चलिए तो अब इनको इनको पढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा सा सा पे बहुत विशेष ध्यान था, अब आते हैं अगला। तो अगला जो सूत्र है वो लिखिए, ऊ ऊ, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, रस तो ऊ होना चाहिए। एक बार दोबारा से लिखता हूँ, ठीक है। उपू उपू पद्मानीया, पद्मा, ए, एक सेकंड रुको, गड़बड़ दिखा रहा है। अरे भैया मेरी जा दादा, एक सेकंड मैं इसको निकाल ही लेता हूँ ताकि गड़बड़ नहीं हो। तो काम गड़बड़ है, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे एक इसमें नहीं होगा, इसमें निकालना पड़ेगा, रुको एक सेकंड है ना। चारण स्थान, ताकि गड़बड़ नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। अरे चलो भाई, ये मिला मिला मिला, एक सेकंड रुकिए। चलिए लिखिए इसको, अगला है। अरे भैया, ऊ ऊ ऊ पद्मानीयानाम, पद्मानीयानाम, नीया नाम ओष्ठौ। मैं अलग अलग करके लिख रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड तो शुद्ध ही लिखते हैं इसको ताकि गड़बड़ ना हो। यहाँ पे माँ लिखेंगे, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ। ओष्ठौ क्यों लिखा, क्योंकि एक होठ तो होता नहीं है, दो होते हैं, इसलिए दो में लिखा है, ठीक है। ओष्ठौ, उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नए शब्द से परिचय होगा, ठीक है। तो लिख दिया होगा आई थिंक, चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है ऊ, ठीक है। ऊ, तो ऊ मतलब क्या हो गया, ह्रस्व और दीर्घ दोनों। तो बोल के देख लीजिए ऊ। अभी पा में क्या हो रहा था, होंठ बंद हो रहे थे, ऊ में होंठ खुल जाएंगे। ऊ ऊ, होंठ में लगेगा तो होंठ ही ना, इसलिए क्या हो रहा, ओष्ठ। फिर पू का मतलब आप समझते ही हैं, पवर्ग पा, फा बताया था अभी, वा, भा और मा, ठीक है। अब आते हैं अगले, ये जो अगला शब्द है ये आपके लिए नया है, उपपद्मानीय, है ना, उपपद्मानीय। तो ये उपपद्म, पद्मानीय, वो एक सेकंड रुको, ये इसे लिखो ताकि गड़बड़ ना लिखा जाए। हाँ इतना बस लिख लो, फिर उपपद्मानीय, हालांकि आजकल प्रयोग नहीं होता लेकिन फिर भी हम लिखते हैं, वो उपपद्मानीय। अरे यार ये क्यों प्रॉब्लम कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जा भैया, चल ठीक है, उपपद्मानीय, उपपद्मानीय। अब ये क्या है उपपद्मानीय, तो ये नया शब्द है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, ज्यादा कठिन नहीं है, आप इसको पढ़ चुके हैं पहले ही, पहले दूसरी कक्षा में हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो मैंने बताया था अयोग भाई के अंतर्गत एक अर्ध विसर्ग होता है, ठीक है। ये इस प्रकार का चिन्ह चिन्ह इस प्रकार का जो चिन्ह है वो अर्ध, अरे यार ये पेन भाई साहब बहुत गड़बड़ करते हैं, ठीक से बनो भाई। हाँ, ये इस प्रकार का जो चिन्ह है ये अर्ध विसर्ग कहलाता है, राइट। तो वहां मैंने आपको बताया था कि ये जो अर्ध विसर्ग है केवल चार अक्षरों के सामने लगता है, एक लगता है का और खा के सामने, और एक लगता है प और फा के सामने, राइट। इस प्रकार से पा और फा के सामने। तो अगर आप देखिए आजकल इसका प्रयोग, चूंकि कंप्यूटर से टाइपिंग होती है, समस्या ये हो गई कि अब ये इस प्रकार का चिन्ह कंप्यूटर में है नहीं, तो धीरे धीरे करके वो नष्ट ही हो गया। अगर आपको याद हो, हिंदी में एक चंद्र बिंदु होती है, ठीक, इस प्रकार से इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो हम लिखते हैं ना चांद, या तो चांद में क्या होता है, इस तरह से बिंदी लगाई जाती थी पहले, चंद्र बिंदु, है ना। जैसे हम लिखते थे माँ, ठीक है, माँ, तो माँ में भी क्या लगता था, चंद्र बिंदी लगती थी हिंदी में। लेकिन क्या हुआ समय के साथ, ये बिंदी जो है वो लगाने में बड़ी समस्या हुई, कंप्यूटर में ये चिन्ह बन नहीं पाया आसानी से। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि आजकल हम माँ ऐसे लिखते हैं, केवल अनुस्वार लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसी तरह से चांद लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, जो कि गलत है। सही क्या है, चंद्र बिंदी लगाना। तो इस ये वाला जो चिन्ह है इसके साथ भी यही समस्या हुई।
कि इसको कंप्यूटर पे बना ही नहीं ठीक से, तो ये चिन्ह ही गायब हो गया। इसका प्रयोग ही अब ना के बराबर होता है। ना के बराबर क्या, मैं तो अब देखा ही नहीं, कई कई वर्षों से नहीं देखा मैं। ठीक है, तो इस प्रकार, लेकिन क्योंकि हमारे अध्यापन में है इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि आपको पता रहे। तो जब ये जो अर्ध विसर्ग है ना, कल हमने पढ़ा था, अर्ध विसर्ग है, अगर ये पा और फा के सामने लगा हुआ हो, अगर ये पा और फा के सामने लगा हो तो इसको उपदमानीय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? उपदमानी। अगर पा और फा के सामने है तो ये जो पूरा सिस्टम है ना, इसको हम उपदमानीय कहते हैं। उपदमानीय का उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा हमारा? ओष्ठ हो जाएगा, ऊंट हो जाएगा। ठीक है, क्या है? ऊ, पवर्ग, उपदमानीय, ये कितनी चीजें हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है। समझ में आया? चलिए, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। समय भी होने वाला है। अब जो बाकी बचे हैं, ठीक है, अभी क्या क्या बच गया हमारा? ए आई ओ औ, वाह बच गया है, ठीक है, और हर एक उसका पंचम लेटर बच गया है, और भी थोड़े अनुस्वार रह गया है। अनुस्वार भी एक चिन्ह है ना, विसर्ग का तो बता दिया, इसका भी तो बताएंगे भाई उच्चारण स्थान क्या है। तो ये भी रहेगा, ये भी हम कल सीखेंगे। और कल भी आपका गृह कार्य क्या रहेगा, वो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। जो आपको मैंने 6 अक्षर दिए थे, राइट, याद करिए शुरू में, वो 6 अक्षर आपसे मैं बुलवाऊंगा सबसे। ठीक है, कल भी हमारा जो है इसका रहेगा, मौखिक ही रहेगा। लेखन के लिए, लेखन में आप लिखते जाइए जो जो मैं लिखा रहा हूँ। जब मेरा मन करेगा मैं आपकी कॉपी चेक कर लूंगा। ठीक है, तो आप उसमें निश्चिंत रहिए। तो इस प्रकार से हमने आज उच्चारण पढ़ा। आपको एक कथा भी बतानी है फटाफट, तो मैं उसको अभी समाप्त करूंगा, लेकिन उसके पहले हम चलते हैं आज की कक्षा में हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो आज हमने सीखा उच्चारण मुख्य रूप से। तो उच्चारण जो है कई स्थान होते हैं, उसमें हमने जो है लघु सिद्धांत कौमुदी के परिचय मात्र दिया कि इसको रचयिता वरदराजाचार्य है। अष्टाध्यायी को ही सरलीकृत करके उन्होंने लिखा है। उसी में उन्होंने ये सभी जो है ये अष्टाध्यायी के सूत्र हैं। ठीक है, को विसर्जनाम कंठा नाम, ये सब। तो सबसे पहले हमने कंठ के विषय में सीखा, है ना, हमने उच्चारण जो है लाइव सीखा। जो पग है उसका उच्चारण कंठ है, चा का तालु है, ता का मूर्धा है, ता का दंत है, और पा का ओष्ठ है। लेकिन समस्या हुई कि भाई जो स्वर है इनका कहाँ से होगा, या वार वाला सल का कहाँ से होगा। तो फिर हमने जो है कहाँ से, फिर हमने सूत्रों के माध्यम से सीखा कि अकुह विसर्जनीयाम कंठा, यानी अ रस्व दीर्घ दोनों का, कु यानी कवर का, विसर्ज यानी विसर्ग का, और हा का भी उच्चारण कंठ है। इचु यशा नाम तालु, इचु यशा नाम तालु, ई चवर्ग, शा, और इनका जो उच्चारण क्या है? तालु है। ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टवर्ग, शा राग णा का जो है मूर्धा है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, यहाँ पर हमने ध्यान रखना है आपको, सवर्ग में तीनों सा का हमने विशेष रूप से उच्चारण करना सीखा। फिर दंत से ऋतु रसाणाम दंत, ली ता सा, ला और शा का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। शा का हमने सीखा, यहाँ हमने कुछ उदाहरण देखे, स्वजन स्वजन वाला। कल हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, अब उस श्लोक को दोबारा देखिएगा आप समझ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ कुछ उदाहरण देखे। फिर हमने अंतिम जो रह गया था, आप सबसे मैंने पूछा कि भाई कौन कौन सा बचा है, तो आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। एक हमारे भ्राता ने माइक खोलकर यूज कर दिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। तो उपपदमानिया नाम, इसमें उ आ गया, पवर्ग आ गया, और उपपदमानीय ये नया शब्द था आपके लिए। क्या आप परिचित हुए कि जब भी पा और फा के सम्मुख अगर अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगा है तो उनका उच्चारण स्थान भी कहाँ से होगा? ओष्ठ से होगा। इसको सरलीकृत करने के लिए आप ऐसा समझ लें कि ये जो पा फा है ये भी पवर्ग में ही आते हैं। जब इनका फा का उच्चारण स्थान ओष्ठ है तो इनका भी होता ही होगा। ठीक है, लेकिन का खा के साथ ऐसा नहीं है ना, क्योंकि का का उच्चारण स्थान तो कंठ है, लेकिन का खा, जब का और खा के सामने हम अर्ध विसर्ग लगा देंगे, है ना, अगर सामान्य रूप से लिखा है तो कोई, तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन का और खा के सामने अगर ऐसे इस प्रकार से अर्ध विसर्ग लगा है तो उनका उच्चारण स्थान बदलेगा, वो हम कल पढ़ेंगे। कल की कक्षा में हम जो शेष बचे हुए हैं उन सभी का उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। इसके पूर्व एक कथा जो कि संभवतः हमारे पुराने वेदों में, उपनिषदों में कहीं प्राप्त होती है, कि आपने सभी सुना होगा कि जो इंद्र हैं वो देवताओं के राजा हैं। तो वृत्रासुर का उन्होंने वध किया। हम अभी महाभारत पढ़ रहे थे, हमारी महाभारत की कक्षाएं चल रही थी। हालांकि वृत्रासुर को ही कई सारे लोग मानते हैं कि वो कोई ओरिजिनल राक्षस नहीं है, बल्कि वो कल्पना मात्र है वेदों में। ठीक है, लेकिन फिर भी माना जाता है इंद्र के पास एक यंत्र है जिसको हम कहते हैं वज्र। वृत्रासुर को मारने के लिए ही उन्होंने वज्र का निर्माण किया। ऐसे एक ऋषि थे, मैं ऋषि का नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने मतलब ये जो ऋषि हैं
ये इंद्र है, इंद्र ने जब वृत्रासुर का वध किया, तो ये वृत्रासुर का जो पुत्र था या कोई इनका जो संतान था, उसने निर्णय लिया कि मैं इंद्र को नष्ट कर दूंगा। तो उसने एक ऋषि को क्या किया, यज्ञ के लिए आमंत्रित किया कि आप हमारा यज्ञ कराओ। तो आप सभी जानते हैं कि जब यज्ञ में हम आहुति छोड़ते हैं तो क्या होता है कि वहां पर स्वाहा बोला जाता है ना, हर एक आहुति के बाद, जैसे अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा। आगे आप स्वाहा के साथ इसका भी आप सीखोगे कि इसके साथ क्या लगता है क्या नहीं लगता, ठीक है। तो जो स्वाहा शब्द बोलते हैं, तो आप यहाँ ध्यान से देखें कि जो स्वाहा यहाँ पर कौन सा वाला सा है, दंती सा है, राइट, दंती सा है। तो उन्होंने क्या करा, वो जो ऋषि थे उन्होंने, उनका उच्चारण अशुद्ध था, तो उन्होंने इस वाले स्वाहा की जगह तालब्य शाह बोल दिया, स्वाहा बोल दिया। अर्थ का अनर्थ हो गया, सिर्फ उच्चारण मात्र। तो जो स्वाहा जहाँ पे आहुति जानी थी, वहां आहुति न पहुंच के वो स्वयं ही उसमें नष्ट हो गई। ये एक छोटी सी एक कथा मिलती है। इसलिए उच्चारण का संस्कृत में विशेष महत्व है। उच्चारण हमें शुद्ध शुद्ध करना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आपका जो भी प्रश्न या विचार है सादर आमंत्रित है। मैं दूसरे डिवाइस से पढ़ते जाऊंगा। अगर आप माइक खोलकर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज की कक्षा समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप बात कर सकते हैं। चलिए, कल कल सब मैंने जैसा कि बोला, मैं दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप सबको ध्यान ये रखना है विशेष रूप से कि कक्षा स्किप नहीं करनी है। कक्षा स्किप कर देंगे समस्या हो जाएगी। कल फिर हम जो है वर्ण विक्षेप के विषय में भी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, किसी का कोई प्रश्न है सादर आमंत्रित है। विद्यार्थी चैट, उपपदमानीय के उदाहरण कुछ बताइए। जी, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं है, क्योंकि देखिए मैं बोला जैसे कि आपको कि अभ्यास में नहीं है। जब हम संधि पढ़ेंगे तब आपको मैं वहां एक दो उदाहरण दे दूंगा। मैं प्रयास करूंगा ढूंढने का, तो असत्य नहीं बोलूंगा, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बताना चाहिए। भी एक शिक्षक का कर्तव्य होता है कि अपने विद्यार्थियों को कभी कुछ गलत ना बताए। मुझे नहीं पता है, अभी मेरे दिमाग में नहीं है। मैं प्रयास करूंगा, अगर कल मैं याद रहा तो कल ढूंढ कर दूंगा, नहीं तो जब संधि पढ़ेंगे तो वहां आपको बता दूंगा। और किसी का कोई प्रश्न या विचार? अच्छा हाँ, एक चीज और आप सभी से निवेदन है, देखिए। हाँ जी, बताएं बताएं, सुनील जी आप बोल रहे थे, बोले। नहीं 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 नहीं, आप बोलिए, मेरा तो कुछ अलग से ही था वो। हाँ बोलिए, नहीं पहले आप बोले। हाँ 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 जी हाँ। हाँ वो कल आएगा, कल आएगा, धैर्य रखें, धैर्य रखें। कल मैं आपको, हाँ जी जी, कल बताऊंगा ना मैं, अभी बचा है ना वो। मैंने बोला ना कि हर एक वर्ग का पांचवा अक्षर आपको ध्यान रखना है, उनका उच्चारण स्थान अलग होता है। जब वो, देखिए क्या है ना, भोजन तभी दिया जाए तब जब भूख लगे, ठीक है। तो जब आएगा वो उसका तो आपको मैं बताऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, सबका बताऊंगा। हर एक चीज का उच्चारण बताऊंगा, मतलब मैं लक्ष्य बनाकर बैठा हूँ कि आप सबको उच्चारण सही से करवाऊंगा। क्योंकि आज मैं जब पाठ योजना में बना रहा था, तो सबसे पहले आज का यही लक्ष्य था कि आपको पहले सा और शाह और शाह इन तीनों का अंतर बता दें। तो मैं आशा करता हूँ कि उस लक्ष्य में मैं सफल रहा हूँगा। अब कल जब हम आप बोलेंगे कि हर एक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है उसका उच्चारण स्थान क्या है, वो कल हम सीखेंगे जी। और भी कुछ बोलना चाहता है? सर नहीं, बात चेत, हाँ मैं ये बोलना चाह रहा था। जी जी जी, हाँ बोलो। नहीं नहीं, याद करना है। हाँ याद करना है आपको, ये तो छोटे छोटे सूत्र हैं, अब उसके बड़े बड़े सूत्र होते हैं। आप सोचिए कि इतने से छोटे सूत्र में उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी बात समा दी। इनको याद ही करना है, इनका कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये मतलब जैसे वो नहीं होता, पहले कुछ समय पहले एक ट्रिक चलती थी ना, वो यार वो जीके पढ़ाते थे कि राम की गंगा इधर से बह रही है, तो उसमें पांच नदियों के नाम बता दिए, जनरल नॉलेज वाला। ये वैसा ही सूत्र है कि उपू पद्मान्या नाम ओष्ठौ, उपू पद्मान्या नाम उपू पद्मान्य इनका ओष्ठ है। ऐसे आपको याद करना है। हाँ, अभी लघु सिद्धांत कौमुदी का परिचय आएगा चौथी या पांचवी कक्षा में, वहां आपको स्पष्ट कर बताएं।
जी। आवाज। अच्छा। हाँ ठीक है, मतलब दोनों का डिफरेंस एक बार और बता दे, ठीक है। बता देता हूँ मैं। एक बार इनका पढ़ लें। उपपदमानी है, जब अंग्रेजी में शब्दों को हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो क की मात्रा के प्रयोग अर्धचंद्र का प्रयोग होता है, बस उसमें वृद्धि नहीं होती। ये मैं समझा नहीं लूसीफर जी, थोड़ा सा स्पष्ट करिए। हाँ, दोनों सा का अंतर इतना है, देखिए कि जब हम देखो, अब जैसे चवर्ग बोलते हैं, चवर्ग में जो जीभ जहाँ तालू में जाती है, तो वहीं से जो सीखी वाला सा है, वहां से उसका उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना, शांति, शांति। तो आपके जीभ जो है तालू में जानी चाहिए। अब अभी चूंकि आपको अभ्यास नहीं है, हम नॉर्मल रूप से बोल देते हैं, ठीक है। हमारी अब आप अगर आप देखेंगे, कुछ सा वाले शब्दों को देखेंगे तो हम सभी का उच्चारण दांत से ही करते हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली बोलते हैं तो हमारा उच्चारण वहीं से होता है, राइट। इसलिए आपको अभ्यास करना है सबको, ठीक है। क्या करना है कि उसको, जीभ को वहां उस स्थान पर लेकर जाना है जहां पर वो सा, शांति, समन्वय, है ना, सॉरी, समन्वय, है ना, सरकरा, शर्करा, उसी तरह से विषय, षटकोण। तो जब आप वहां लेके जाएंगे जीव को, जहां से वो बोला जाता है, तो आपको धीरे धीरे अभ्यास होगा। तो जब षटकोण वाला सा, यानी जो मूर्धन्य सा है, उसको मूर्धा पे जीव लिख रहे हैं। जैसे ऑफिस में, हाँ, अर्धचंद्र बना हुआ है, बस हिंदी। हाँ, ये हिंदी का अर्धचंद्र है। ऐसे डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर, तो वो उसको भी अर्धचंद्र कहते हैं। लेकिन वो अर्धचंद्र है, वो अर्ध विसर्ग नहीं है। ठीक है, इसको अंतर को समझिए, वो हिंदी ने अडॉप्ट किया है। ऑफिस, डॉक्टर, है ना, ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो वहां पे वो अर्धचंद्र है, क्योंकि वो चंद्रमा की जो बिंदी है वो आधी है। और यहाँ हम जो पढ़ रहे हैं वो आधा विसर्ग है। जी। हाँ, आप लेकिन सही कह रहे हैं। और कुछ, हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, देखिए, जैसे कि मेरा निवेदन है आप सभी से, यहाँ मैं आपके साथ एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि आपके साथ मैं स्वयं भी सीखता हूँ, क्योंकि मुझे संस्कृत से बड़ा ही प्रेम है। तो मैं जितना गुरुजनों की कृपा से, भगवान की कृपा से सीखा हूँ, वो आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन अगर इसमें आपको कहीं कोई गलती लगे, तो आप निसंकोच यहाँ पे लिख दें या मुझे बता दें कि सर, ये चीज आप ठीक से नहीं बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से बताइए। हालांकि गलतियां सभी करते हैं, तो मैं ये गारंटी तो नहीं देता कि मैं सबको सही कर पाऊँ, क्योंकि हर एक की एक शैली होती है। लेकिन अगर उसमें से कुछ अच्छा मुझे सुझाव लगा, तो मैं उसे अपने मतलब शिक्षण में इसको रखना चाहूंगा। तो आप में से जो भी अगर बताना चाहे, बता सकता हूँ। तो इसके लिए भी आपके सुझाव जो है आमंत्रित हैं। जी, तो सभी का धन्यवाद जुड़ने के लिए। कल पुनः हम इसी समय पे जुड़ेंगे, उसके पूर्व, कक्षा के पूर्व। तो कल हम पढ़ेंगे क्या क्या, और वर्ण विच्छेद सीखेंगे हम लोग, ठीक है। वर्ण विच्छेद कैसे करना है, जो शेष बचे हुए उच्चारण स्थान है उनको जानेंगे। और अगर संभव रहा तो लघु कौमुदी आरंभ करेंगे, हम वहां प्रत्याहार बनाना सीखेंगे, क्योंकि वो भी आपको बताना आवश्यक है, अगर टाइम रहा तो। उसके बाद आपको गृह कार्य जो दिया है, आपको सभी स्वर और व्यंजनों को याद करना है, और सभी के उच्चारण स्थान भी आपको याद होने चाहिए। मैं सूत्र नहीं पूछूंगा आपसे, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि गुरु जी हमसे सूत्र पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि इन सूत्रों को याद करते समय मैंने भी बहुत डंडे खाए हैं, ठीक है। तो वो वैसे नहीं पूछूंगा, हाँ, लेकिन ये जरूर पूछूंगा कि भैया टा जो है उसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है कि मूर्धा। मैं वहां पे ऐसे बना के दिखाऊंगा कि बताओ ये सा जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको बताना है कि सर, ये वाला सा दंत से बोला जाता है, ये वाला सा तालव्य से बोला जाता है। चलिए, और जो छह मैंने दिए थे, छह अक्षर मैंने आपको लिखा, क्षमा करें, छह शब्द जो आपको लिखाए थे, उन छहों का उच्चारण आपसे पूछा जाएगा। उनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आइएगा। चलिए, तो सभी शांति मंत्र के साथ समापन करेंगे, सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। सभी को नमस्ते, हर हर महादेव।